नमस्कार, आई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो क्लास में 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप को समझेंगे। इस टॉपिक पे मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि उसके कारण क्या थे या इस क्रांति में बिहार का कैसा योगदान रहा था। इस क्रांति के संबंध में मैंने चर्चा कर दिया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें आप उसको देख के समझ सकते हैं और उस पर आधारित अपने नोट्स को भी तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रूप से इस विद्रोह के स्वरूप को समझते हैं और ये परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखिएगा और एक तरीके से मैंने पूरा हैंड रिटन टाइप में नोट्स आपके लिए तैयार कर दिया है। आप चाहें तो इसको हूबहू लाइन बाय लाइन उतार लीजिएगा, नहीं तो आपको जहाँ लगे कि इसकी भाषा को चेंज करना हो, आप बदल के आप अपने नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिएगा। शुरू करता हूँ कि इसकी भूमिका कैसे लिखी जाएगी, उसके बारे में थोड़ा सा आप ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि भूमिका ही वो पहला प्रस्तुतिकरण का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है। तो प्रेजेंटेशन के संदर्भ में भूमिका कैसे अच्छी तरीके से लिखें, इस पर भी मैं लगातार चर्चा करता रहता हूँ। तो भूमिका एक तरीके से मैंने लिख दिया है, आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो पढ़िए, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये सबसे पहले बता दीजिए कि ये जो घटना है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। उसके बाद इस विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों के मत अलग अलग प्रकार के हैं। अंग्रेजी इतिहासकारों ने इस विद्रोह को मात्र एक सिपाही विद्रोह करार दिया है, लेकिन भारत के इतिहासकारों ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिया है। प्रश्न यह उठता है कि इतना व्यापक विद्रोह क्या केवल सिपाहियों के असंतोष का परिणाम था? यदि नहीं, तो क्या भारत में उस समय राष्ट्रवादी भावना इतनी फैल गई थी कि लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर दीजिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह देने से आप दोनों जगह प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिएगा, ताकि अब इसी के बारे में आप बता सकें कि इसका जो स्वरूप था कैसा था। हम इसी पे बात करने जा रहे हैं, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ, अब हम इन चीज़ों पे अच्छे से इसमें क्या लिखा गया है उसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो भूमिका एक तरीके से वो बता रहा है कि आप जो इसका एनालिसिस है वो किस तरीके से करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से भूमिका लिखिएगा। अगर आपको लगे कि ये बड़ा हो गया है तो कुछ सेंटेंस को आप छोटा करके आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, लेकिन ये भूमिका परफेक्ट है। आप चाहें तो इसको हूबहू उतार लीजिएगा। कहने का मतलब कि स्वरूप के बारे में क्या पूछा जा रहा है? स्वरूप के बारे में यही पूछा जा रहा है कि ये जो विद्रोह था उसको देखने का कैसा नज़रिया रहा है ब्रिटिश इतिहासकार थे उनकी तरफ से, और जो भारत के लोग थे या भारत की तरफ से जो इस विद्रोह को समझने वाले थे उनकी तरफ से कैसा इसको देखा जा रहा है, उसी पे बात करना है। और लास्ट में आपको जो भारतीय पक्ष है उसको बहुत अच्छे से समझा देना है कि हमारी नज़र में ये एक स्वतंत्रता संग्राम ही था, जिसको हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, यही दिखाइएगा। दरअसल ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ के जो इतिहासकार हैं वो अपने सरकार के लिए लिख रहे हैं, अपने नागरिकों के लिए लिख रहे हैं, लेकिन हम भारत के संदर्भ में अपना जो देश है उसके संदर्भ में अपना नज़रिया रखेंगे। और ये सच भी है कि ये विद्रोह व्यापक था। इसमें भारत के काफ़ी, या कहें कि उत्तर और मध्य भारत के अनेक हिस्सों में ये विद्रोह फैला हुआ था। और जो ब्रिटिश इतिहासकार इसको सिपाही विद्रोह कह रहे हैं, इसी को हम काटना शुरू करेंगे। जैसे वो लोग कह रहे हैं ये एक सिपाही विद्रोह था, तो इसी पे हम टारगेट करके इसको काटेंगे कि कैसे ये सिपाही विद्रोह नहीं था और ये भारत के समस्त इसमें जो वर्ग थे वो शामिल थे, उसको दिखा के हम इस प्रश्न को लिखने की कोशिश करेंगे। जो प्रमुख ब्रिटिश इतिहासकार थे या ब्रिटेन की तरफ से जो लोग थे जो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह रहे थे, उनके कुछ पक्षों को आप उल्लेख कीजिए, ताकि फिर स्वरूप को दोनों तरीके से हम दिखा सकें। तो एक तो मालसन हो या मालिसन हो, उनका नाम लिखिएगा, ट्रेवेलियन का नाम, लॉरेंस का नाम, और होम्स जो साम्राज्यवाद के पक्षपाती थे, यानी कि वो लोग साम्राज्यवाद के पक्षधर थे, उनका समर्थन करते थे। उन्होंने इस विद्रोह को केवल सैनिकों का विद्रोह कहा था। इस केवल को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि उन्होंने इस विद्रोह को केवल सैनिकों का विद्रोह कहा है। उनके अनुसार विद्रोह केवल सेना तक सीमित रही और उसे जनसाधारण का समर्थन प्राप्त नहीं था, उनका ये कहना है। ये इतिहास वो ब्रिटेन में बैठ कर लिख रहे हैं और भारत के लिए लिख रहे हैं, तो ये भी ध्यान देखिएगा कि कैसे वो
भारत के इस स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसको कमतर आंक रहे हैं ब्रिटेन में बैठे बैठे। तो उसी तरीके इसको दिखाइए कि ये उनके अनुसार, फिर हम बाद में इसको काटेंगे भी, कुछ अन्य भारतीयों ने भी इसे कुछ भारतीयों ने भी इसे मात्र एक सैनिक विद्रोह करार दिया था। नाम किसी का भी मत लिखिएगा, कुछ भारतीयों करके ही लिख दीजिएगा। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने भी इसे एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह कहा है या लिखा है, तथा सरकार द्वारा सैनिक विद्रोह के दमन को उचित करार दिया है। यानी कि वो ब्रिटेन के पक्ष का बचाव रखते हुए इसको सैनिक विद्रोह तक सीमित रखते हैं और यही तर्क देते हैं कि यही वजह था कि हमने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। तो इस दमन के पक्ष में वो तर्क दिखाने के लिए इसको वो सिर्फ सैनिक विद्रोह के रूप में ही मानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी नाम है वो सब याद किए रहिएगा। माल्सन का हो, ट्रेवेलियन का हो, लॉरेंस का हो, होम्स का हो, सीले का हो, इन सब को लिखिएगा कि यही वो ब्रिटिश इतिहासकार थे या ब्रिटेन का वो वर्ग था जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम या 1857 ईस्वी का जो क्रांति है उसको सिर्फ सैनिक विद्रोह ही माना है। ये सब दिखा के एक पैरा में, जैसे एक पैरा में इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद ये पैरा को लिखना है। नेक्स्ट पैरा में आपको बताना होगा कि कैसे हम उनके तर्कों को काट रहे हैं। तो उनकी व्याख्या को बताइए कि वो व्याख्या ठीक नहीं है। निश्चित रूप से विद्रोह सैनिकों के विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था, लेकिन शीघ्र ही इसमें भारत की जनता भी शामिल हो गई थी और विद्रोह एक व्यापक स्तर पर फैल गया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के महत्व को कम करने की असफल चेष्टा की है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट पैरा में ही उनके तर्कों को काटना शुरू कर देंगे। आप यहाँ पे कई किताबों में आपको उत्तर और मध्य भारत की जनता भी दी होगी, लेकिन आप भारत शब्द ही इस्तेमाल कीजिएगा कि इसमें भारत की जनता शामिल हो गई थी। और इसमें हम दोनों तरीके से अपने लाइन को बचा लें। अगर हम पूरे भारत लिखेंगे तो भी इसमें पूरे भारत के लोग शामिल नहीं थे। तो बहुत अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ लिख देना है कि शीघ्र ही इसमें भारत की जनता भी शामिल हो गई थी और विद्रोह एक व्यापक स्तर पर फैल गया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को के महत्व को कम करने का असफल प्रयास किया है, असफल कोशिश की है। ये लाइन आप उसको दिखा दीजिएगा। जैसे इस पैरा में आप उनके पक्ष को लिखें और उसके बाद जो नेक्स्ट पैरा है उसमें आप उनके लॉजिक को काट दिए। ये हो गया। अब अलग तरीके से भी दिखाइए। कुछ ऐसे इतिहासकार थे, कुछ ऐसे अंग्रेज थे जो इसको ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध करार दिया है। वो लोग, उन लोगों का कहना था कि जो 1857 का विद्रोह है वो ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम धर्मों का प्रयास था या उनकी लड़ाई थी। तो हिंदू और मुसलमान शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा, सिर्फ इतना लिखिए कि ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध वो करार दिए हैं और यह साबित करने का प्रयास किया है कि इस संघर्ष में ईसाई जीत गए। लेकिन इस मत में धार्मिक संकीर्णता बता दीजिए उसी में, या एक पैरा नीचे करके, कि इस मत में धार्मिक संकीर्णता दिखाई देती है। और इसी प्रकार कुछ अंग्रेजों ने यह भी प्रचारित किया है कि यह विद्रोह जो श्वेत और अश्वेत, जो वाइट थे और जो ब्लैक थे, उनके बीच का संघर्ष था। लेकिन यह भी मत संकीर्ण मत है, कंजर्वेटिव थॉट्स है या थिंकिंग है, ये आप बता दीजिएगा। तो अगले जो सिपाही विद्रोह कह रहे थे उनको हम लोगों ने काट दिया। जो इसको धर्म की लड़ाई बताना चाह रहे थे उसको भी हम लोगों ने नेक्स्ट पैरे में काउंटर कर दिया है। तो यही काउंटर करना इस विद्रोह के स्वरूप के बारे में लिखना हो जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा। कुछ इतिहासकार इसको बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध भी बताते हैं, लेकिन ये भी बता दीजिएगा कि वो निष्पक्ष नहीं है। अंग्रेज़ों ने भारतीयों पे ज़्यादा अत्याचार किए थे, बहुत सारे भारतीयों को उन्होंने फांसी दिया था, पेड़ों पे लटका दिया था, धार्मिक भावनाओं को टच किया था। धार्मिक भावनाओं को खुल के मत लिखिएगा। जैसे ये उस समय कहा गया था कि जो अंग्रेज थे वो मुसलमानों को सूअर की चर्बी में लपेट कर उसको पंच कर दिए थे। तो इस तरीके से इन सब लाइनों को मत लिखिएगा। हम मध्यम मार्ग अपनाते हुए इसका आंसर लिखेंगे। या हिंदुओं को ये भी मत कहिएगा कि उनको गाय की चर्बी वगैरह, कुछ ऐसा जिक्र आपको नहीं करना है। एक ही लाइन में बता दीजिएगा कि कैसे वो लोग ज़्यादा बर्बर थे। तो ये मत निष्पक्ष नहीं है, ये बता दीजिएगा। तो एक तरीके से तीसरे
पैरा में हम लोगों ने अलग आयाम से इसको काउंटर किया। बर्बरता का मतलब हो गया था कि जो भारतीय हैं वो बर्बर हैं और अंग्रेज़ जो हैं वो सभ्य हैं, तो हमेशा वो अपने आप को सभ्य मानते चले आए थे। तो बताइएगा कि वो मत उनका जो है वो निष्पक्ष नहीं है। उसके बाद एक अंग्रेज था वो आउटरम, इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र करार देता है। इस तर्क को भी हमें बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको काट देना है। उनका ये मानना था कि ये जो विद्रोह है वो हिंदुओं और मुसलमानों का अंग्रेज़ों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। तो उसमें बता सकते हैं आप कि हम भले ही उसमें हिंदू और मुस्लिम कंधे से मिला के लड़ाई इसमें शामिल थे, लेकिन ये किसी भी षड्यंत्र के तहत नहीं था, किसी के लिए षड्यंत्र नहीं था। तो इस व्याख्या को भी काट दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आपको बताना है, डिजराइली का एक इम्पॉर्टेंट एक लाइन है वो बताइएगा। उन्होंने इसके पक्ष में वो कहा है कि राष्ट्रीय विद्रोह वो मानते हैं। तो डिजराइली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो यहाँ से एक सकारात्मक लाइन आपको मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि उनके अनुसार साम्राज्य के उत्थान एवं पतन के कारण बनने वाले विद्रोह के लिए मात्र चर्बी वाले कारतूस जिम्मेदार नहीं हो सकते। ऐसा विद्रोह या ऐसे विद्रोह पर्याप्त कारणों के जमा होने के बाद ही हो सकते हैं। अशोक मेहता ने भी विद्रोह के स्वरूप को राष्ट्रीय माना था। डिजराइली को दिखाइए कि वो इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चर्बी वाला जो कारतूस था वही एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि पर्याप्त कारणों के जमा होने के बाद, जैसे कि जो राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, इन सब कारणों के जमा होने के बाद ही ये ऐसा विद्रोह हुआ था। तो उनके अनुसार ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ये यहाँ से सकारात्मक पक्ष जो भारत की तरफ झुका हुआ हो वो आपको मिला है। दो और इम्पॉर्टेंट लोगों का जिक्र कीजिएगा, जिसमें एक आरसी मजूमदार हैं और दूसरा डॉक्टर एसएन सेन। इन्होंने भी समस्त जो सामग्री है, उपलब्ध सामग्री है, उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकाला है कि यह विद्रोह किसी सचेत योजना का परिणाम नहीं था, यानी होना चाहिए, यानी कि ये स्वतः स्फूर्त विद्रोह था और कोई भी घटना इस बात को प्रमाणित नहीं करती है कि इस विद्रोह की कोई योजना बनाई गई थी। तो इस तरीके से इसमें सकारात्मकता दिखा दीजिएगा कि कैसे आरसी मजूमदार यानी जो डिजराइली हैं उनके बाद से, डिजराइली हो गए, आरसी मजूमदार हो गए, उनके बाद से आपको अब सकारात्मक रूप से इसके स्वरूप की चर्चा करनी है और इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताना है। यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप आरसी मजूमदार को दिखा दिए, डॉक्टर एसएन सेन को दिखा दिए। उसके बाद आप ये बताइए, मजूमदार साहब जो हैं वो इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं कि इस विद्रोह का राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष एवं उत्तरकालिक यानी बाद के वर्षों के लिए था। जो ये इंडिकेशन है कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम जो 1947 में प्राप्त हुआ था उसकी ये झलक थी। उनके अनुसार विद्रोह का जो स्वरूप जो भी रहा हो बाद के वर्षों में, वह शीघ्र ही अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती बन गया। राष्ट्रवादी नेताओं ने उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रचारित कर जन जागृति फैलाने का माध्यम बताया। ये उनके पक्ष को लिखिएगा। आगे देखिए, एक दामोदर सावरकर का नाम लिख दीजिएगा। पटाभी सीता जो रमैया हैं उनके बारे में बताइएगा। अशोक मेहता का जिक्र जरूर कीजिएगा कि उन्होंने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवॉल्ट में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है कि आरंभ का यह केवल सैनिक विद्रोह शीघ्र ही जन विद्रोह के रूप में परिणित हो गया था। यानी कि मेरठ से जो विद्रोह प्रारंभ हो गया था वो पूरे भारत में एक जन विद्रोह के रूप में बदल गया था। तो ये सकारात्मक तथ्य दिखाइएगा और इतना एनालिसिस लिखने के बाद लास्ट में आप इसके एक निष्कर्ष के तौर पे कुछ लिख दीजिएगा कि इस विद्रोह का स्वरूप भले राष्ट्रीय न हो, निजी स्वार्थ से प्रेरित भले हो, लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो अंग्रेजों को बाहर निकालना था। इस दृष्टिकोण से इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप दिखाइए कि ये भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसके रूप में इसकी संज्ञा दी जा सकती है। यहाँ एक और बात आपको ध्यान रखना है कि सकने में करना है, कैन कुड में बात कीजिएगा कि इस दृष्टिकोण से इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही कह सकते हैं। यानी ये नहीं लिखना है कि कहते हैं, सकते हैं। तो इस तरीके से इसके स्वरूप
को अलग अलग तरीके से आप दिखाइए कि क्या क्या उन्होंने कहा है, हम कैसे काउंटर कर रहे हैं, और बाद में इसके स्वरूप को हम दिखा रहे हैं कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी माना जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो सवाल है वो इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। हूबहू नोट्स की तरह लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको अपने राइटिंग में नोट कर लीजिएगा, इसको हूबहू छाप लीजिएगा, और अगर फिर भी आपको लगे तो आप इसमें कुछ चेंज करके, लेकिन इस पे एक तैयार ज़रूर कर लीजिएगा आपका जो नोट्स 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप के बारे में या विद्रोह के स्वरूप के बारे में चर्चा करें, उल्लेख करें, वो लिखने को आ सकता है। तो आप पहले से तैयार रहिएगा, सारा कंटेंट आपको मैं लिख के दे दिया। तो इस तरीके से आप इसको दिखा दीजिएगा।